जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। चलिए एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल पर। तो चलिए आज हम बात करते हैं किसकी। हम बात कर रहे थे तुगलक वंश की। हेडिंग लगी हुई है। जो नए साथी होंगे हमारे उनके लिए थोड़ा सा चीज़ें बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे जिस पे हम बात कर रहे थे। देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी, दिल्ली सल्तनत की। और जो नए साथी आज हमारे जुड़ेंगे, देखिए आज नहीं तो कल अगर आपको चीज़ें अच्छी लगेंगी तो आपको देखना अच्छा लगेगा। यदि आपको चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं आप बताइए, कमेंट करिए। कोई दिक्कत होती है, परेशानी है, आप कमेंट करिए। जब तक आप बताएंगे नहीं चीज़ों को, हमारे भी समझ में चीज़ें कम ही आएंगे कि पता नहीं लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ें ज़रूर करिए। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आगे बढ़ाते रहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे परिवार हमारा बढ़ता रहेगा वैसे वैसे चीज़ें आपको और अच्छी मिलती चली जाएंगी। ठीक है, तो तुगलक वंश हेडिंग लगी हुई है हमारी, इसी पे हमको बात करनी है। लेकिन थोड़ा सा पीछे चलेंगे, जो नए साथी होंगे हमारे उनके लिए। देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी, भारत, मध्यकालीन भारत की। और शुरुआत की थी हमने कहाँ से, तो हमने 712 ईस्वी से शुरुआत की थी, जब मोहम्मद कासिम का आक्रमण होता है भारत पे, वहाँ से हमने शुरुआत की थी। और लगभग 24 या 25 क्लास हमारी हो चुकी हैं यहाँ तक आने में। और अब हम बात कर रहे हैं किसकी, दिल्ली सल्तनत की। और दिल्ली सल्तनत का जो तीसरा राजवंश होता है उसका नाम है तुगलक वंश, और उसकी बात कर रहे हैं हम। इसके पहले एक राजवंश होता है, कौन सा, गुलाम वंश, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कहाँ से होती है, ये भी चीज़ें आपको जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 1206 से हमने शुरुआत की थी दिल्ली सल्तनत की, और ये अभी आगे तक जाएगा 1500 ईस्वी तक। सॉरी, अभी ये कितना जाएगा, हाँ 1500 ईस्वी तक ये पहुँच जाएगा। उसके बाद 1206 कौन सा, गुलाम वंश। ठीक है, 90 तक ये चलता है, 1290 तक ये चलता है। उसके बाद फिर 1290 से लेकर के कितना, 1320 ईस्वी तक चलता है खिलजी वंश। और उसके बाद फिर 1320 से लेकर के 1414 तक चलता है कौन सा, जिसकी हम बात करें, तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश पे हम बात कर चुके हैं किसी, गयासुद्दीन तुगलक की। किसकी बात कर चुके हैं हम लोग, गयासुद्दीन तुगलक की बात हम लोग कर चुके हैं। और अब हम बात कर रहे हैं उसके पुत्र की। उसके पुत्र का नाम क्या होता है, तो जोना खां उसके पुत्र का नाम होता है। पुत्र का नाम जोना खां होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं MBT। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा तो उसे हम बोलते हैं MBT, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। और उसका पूरा नाम क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं उसकी। आज हम किसकी बात कर रहे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की। ठीक है, इसका मूल नाम क्या होता है, तो जोना खां या जोना खां। शासनकाल इतना इसका कितना होता है, तो 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक इसका शासनकाल होता है। इसकी जो मृत्यु कहाँ पर होती है, तो उसकी भी बात हमने की थी कि सिंध में जब विद्रोह होता है, या सिंध या जा रहा होता है कोई, अभी आगे पढ़ेंगे कौन सा विद्रोह होता है, तो उसको जब दबाने या जा रहा होता है तो इसकी थट्टा में बीमार पड़ जाने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हमने बात की थी इसने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था, तो राज्याभिषेक बलबन का जो लाल महल होता है उस पर इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। उलूग खां इसकी उपाधि है, याद रखिएगा, इसकी उपाधि क्या मिलती है, उलूग खां इसकी उपाधि मिलती है। इसके आध्यात्मिक गुरु थे कौन, निज़ामुद्दीन औलिया। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी कि यह दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा मूर्ख शासक कहलाता है। ठीक है, 23 भाषाओं का अच्छा जानकार होता है, शास्त्रीय, ज्योतिष और गणित का विद्वान होता है। एथलिस्टन ने इसे क्या कहा है, पागल बादशाह भी कहा है, या कहा है कि इसका जो है, कह सकते हैं जो हमारा राजा है उसमें पागलपन के लक्षण पाए जाते हैं। और बर्नी ने भी इसे काफ़ी चीज़ें कहा है, जुल्हा वगैरह सब कहा है। क्यों कहा है, सब सारी चीज़ें अभी आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये पीछे पीछे की चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। इसको रक्त पिशाचु भी कहा गया है, अभागा या स्वप्नशील शासक कहा गया है। रक्त पिशाचु इसको नहीं कह सकते हैं, काफ़ी शांतिप्रिय शासक था ये, लेकिन फिर भी जब कहा गई हैं चीज़ें तो वो हमारे बस में नहीं है, उन्हें हमें पढ़ना ही है। और पढ़ के हमें क्या करना है, बस एक नंबर लेना है ना। ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आ गई क्या क्या इसको कहा गया है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी जहाँ से हमारा क्वेश्चन बन सकता है ना, कहाँ से बन सकता है। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इसका शासनकाल कितना होता है, 1325 से लेकर के 1351 तक शासनकाल होता है। अब इसी के बीच में आएगा इब्न बतूता इसके शासनकाल में। ठीक है, 1325 से 1351 तक इसका शासनकाल होता है। अब इसी के शासनकाल में आएगा इब्न बतूता। कौन आएगा, इब्न बतूता। इब्न बतूता आएगा भाई। ठीक है, ये आएगा भारत। कहाँ आएगा, भारत। या होता कहाँ का है, तो यह अफ्रीका, मोरक्को का निवास, मोरक्को अफ्रीका, टेंजियर या टेंथियर नामक स्थान होता है, वहाँ का निवासी होता है मोरक्को। तो साउथ अफ्रीका से यह आता है, भारत आता है।
भारत आता है तो कहाँ पहुँचता है? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में पहुँचता है। और यह 7000 किलोमीटर की यात्रा करके आता है भाई साहब। कितना सोचिए आप, 7000 किलोमीटर की यात्रा करके यह भारत पहुँचता है। और इस 7000 अपनी यात्रा का पूरा इसने अपना यात्रा वृत्तांत पूरा अपनी पुस्तक में लिखा। इसका जो ग्रंथ का नाम है उसका नाम है रेहला। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा कि इब्न बतूता की पुस्तक या उसके ग्रंथ का नाम क्या है, तो उसके ग्रंथ का नाम है रेहला। ठीक है, चीज़ें आपको दिख रही हैं बराबर, कोई दिक्कत तो नहीं है जी? नहीं, एक मिनट रुकिएगा ज़रा सा, फिर शुरुआत करते हैं। ठीक है, 7000 किलोमीटर की यात्रा करके भारत पहुंचता है। कहाँ का निवासी होता है? तो मोरक्को के टेंथियर नामक एक स्थान होता है साउथ अफ्रीका का, वहाँ का निवासी होता है। पहुंचता है भारत। कहाँ पहुंचता है? भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। और कब आता है? तो 1333 ईस्वी के मध्य। ठीक है, 1333 ईस्वी में भारत आता है। या कहाँ पर आता है? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। कौन आता है? इब्न बतूता आता है। कितने हजार किलोमीटर की यात्रा करके आता है? 7000 किलोमीटर की यात्रा करके आता है। अपनी पूरी यात्रा का विवरण इसने अपने कौन से ग्रंथ में लिखा है? तो इसके ग्रंथ का नाम है रेहला। ठीक है, अब भाई इतनी दूर से आया है 7000 किलोमीटर की यात्रा करके, है ना। अब हमारे पास कोई आएगा बहुत दूर से, वैसे हमारे पास कौन आएगा, है ना। अभी हम छोड़िए ये सब बातों को ना, हमारे पास कौन आएगा भाई, है ना, कोई नहीं आएगा हमारे पास। तो और वो भी 7000 किलोमीटर की यात्रा करके कौन आएगा, है ना। तो ऐसी किस्मत सबकी नहीं होती है ना भाई। तो इसके पास पहुंचा। अभी यही नहीं, अभी और सुनिए आप, इसकी पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। धैर्य से, धैर्यपूर्वक आप बैठिए। डेली चीज़ें आपको और अच्छी धीरे धीरे मिलती जाएंगी, ये हमारा वादा है। क्योंकि देखिए अभी हमने भी शुरुआत की थी। आप पहली क्लास यूट्यूब पे देखिएगा, जो पहली क्लास हमारी थी नदियाँ थी, उसमें नदियों में सिंधु नदी तंत्र हमने पढ़ाया था, पहली क्लास थी वो हमारी। और उससे और इस क्लास में देखिएगा बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, है ना। तो इसी तरह के बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, प्रभु की कृपा से। तो इब्न बतूता टॉपिक पे वापस आते हैं। ठीक है, समझिएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, आया मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। जब यह आता है तो मोहम्मद बिन तुगलक इसको काजी नियुक्त करता है, दिल्ली का काजी नियुक्त करता है। ठीक है, दिल्ली का काजी नियुक्त करता है और यह 8 वर्ष तक इस पद पर कार्य करता है। ठीक है, 8 वर्ष तक इस पद पर कार्य करता है। कितने वर्ष तक? 8 वर्ष तक यह इस पद पर कार्य करता है। 1948 में इसको चीन का राजदूत बना दिया जाता है। कब? 1948 में इसको चीन का राजदूत बना दिया जाता है। जैसे देखिए ये सवाल हमसे ऐसे पूछेगा कि इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने कहाँ का काजी का नियुक्त किया था? तो दिल्ली का काजी नियुक्त किया। कितने वर्षों तक इसने काजी के पद पर कार्य किया? 8 वर्ष तक। देखिए अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, और ज़रूरी भी है आना, जिसके दिमाग में नहीं आ रहा है ज़रूर आना चाहिए आपको, और पूछना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो आप सामने है नहीं, अगर होते तो ज़रूर एक आधा बंदा पूछता हमसे, है ना। तो ये काजी किसको बोलते हैं? जाहिर सी बात है, काजी किसको बोलते हैं? तो काजी होता है जो यह न्याय के पद। देखिए अब सुल्तान है, डायरेक्ट सुल्तान तो किसी चीज़ का निर्धारण करेगा नहीं, कितने मामलों का वह निर्धारण करेगा। जो भी मारपीट होती है, वहाँ ईंटा घुमा चला, वहाँ ईंटा घुमा चला, वो उनकी ज़मीन में कब्जा किए ले रहे हैं, वो उनकी ज़मीन में कब्जा किए ले रहे हैं। देखिए जो इतिहास क्या है, इतिहास हम लोग वो पढ़ते हैं जो हमारे पन्नों में मिलता है लिखा हुआ, उसी को हम पढ़ते हैं चीज़ों से लिंक करते हुए, है ना। अब अभी क्या है, अभी हम लोग भी इतिहास बनाते हुए जा रहे हैं ना, तो इतिहास में हम लोग जी रहे हैं। थोड़ा सा आप उसमें पहुँचने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जैसे अभी जो मैटर हो जाते हैं अभी के लिए, जैसे पुलिस वगैरह बना दी गई है ना, कोई मैटर होता है 100 नंबर मिलाइए, हाँ भैया अब तो 100 नहीं हो गया यार, अब तो 112 हो गया है, गलती से हम 100 बोल देना, भैया 112 मिलाइएगा, कोई दिक्कत होती है आपको, है ना। तो क्या हुआ, अब पहले ये सिस्टम था नहीं कि भाई उधर लड़ाई हुई 112 मिलाएं, आए, उनका काम हुआ, चलिए हटाओ, ख़त्म कहानी। नहीं, ऐसा नहीं था पहले, क्योंकि इतनी ज़्यादा सुविधाएँ नहीं थी। और काजी इसे बोलते हैं, जैसे देखिए डायरेक्ट सुल्तान किसी चीज़ का कोई न्याय करेगा नहीं, तो काजी जो होता था वह चीज़ों का निपटारा करता था, मामले देखता था, जो भी अपना न्याय वाले जो न्याय क्षेत्र का था वो, उसे हम काजी बोलते हैं। ठीक है, काजी समझ में आ गया ना आपको, न्याय के क्षेत्र से रिलेटेड होगा ये। और उसे ये एक चीज़ और याद रखिएगा, देखिए हम बात कर चुके हैं किसकी, डाक व्यवस्था की। डाक व्यवस्था तो गयासुद्दीन तुगलक के भी शासनकाल में अच्छी थी, और इब्न बतूता के शासनकाल में भी इसने डाक व्यवस्था जारी रखा। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। देखिए होता क्या है कि बहुत सारे शासक, जैसे हमने अलाउद्दीन खिलजी की बात की थी, जो थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी की जैसे हमने बात की तो उसने बहुत सारी चीज़ें बढ़ा दी थी। जैसे देखिए उसने खुम्स का 1/4 कर दिया था, तो जब गयासुद्दीन तुगलक आता है तो 1/3 कर देता है। बहुत सारी चीज़ें इसने, देखिए जैसे
इसके पहले अलाउद्दीन खिलजी की जो कड़ी कड़ी नीतियां थी बहुत ज़्यादा, है ना, कि आप कम तोलेंगे तो आपका मांस निकाल लिया जाएगा, वैसा यहाँ पे नहीं था। किसानों के लिए बहुत अच्छा किसानों का स्वर्णिम काल कहलाता है। देखिए भाई साहब, कौन सा तुगलक वंश, किसानों, दिल्ली सल्तनत में किसानों का स्वर्णिम युग कौन सा राजवंश कहलाता है, तो तुगलक वंश क्यों कहलाता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। जब हमने बात की गयासुद्दीन तुगलक की, तो हमने बताया कितनी सारी नहरों का वह निर्माण करवाता है, क्या क्या किसानों के लिए व्यवस्थाएं करता है वह, अभी इसकी भी बात करेंगे हम, ठीक है। तो अब जैसे वहाँ पे 1/4 था खुम्स वगैरह, खुम्स जो लूट कमाल होता है, ये सारी चीज़ें हम पीछे बात कर चुके हैं, आप पीछे जाके देखिएगा। अब यहाँ पे क्या घटा दिया गया, तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। और इसी के कहने पर इसने जो है लगातार निरंतर प्रणाली पर जो डाक व्यवस्था थी उसको और व्यवस्थित कर दिया, ठीक है। तो इब्न बतूता से कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं हमारा। जैसे पूछा जाएगा इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, आपसे पूछा जाएगा तो मोरक्को के ट्रांथियर ज़्यादा कंफर्म नहीं हमको, लेकिन फिर भी ट्रांजियर या ट्रांथियर नामक स्थान था, वहाँ से भारत आता है, अफ्रीका में है यह स्थान, ठीक है। 7000 किलोमीटर की यात्रा करके आता है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। इसकी ग्रंथ का नाम जो है रेहला है, उसमें इसने अपनी पूरी जो इतनी लंबी यात्रा की है उसका पूरा वर्णन कर रखा है। इसको काजी नियुक्त किया जाता है, किसको, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त करता है। 8 वर्षों तक कार्य करता है। 1333 ईस्वी में भारत आता है और 1948 में इसको चीन का राजदूत बना दिया जाता है, ठीक है, कि चीन के जो भी कार्य काज होंगे आप उनसे निपटारा करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। पूरा इसको हम नोट करते हैं, अब फिर नोट करके आगे बात करते हैं इसकी। देखिए कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो लिखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक, लिखिएगा MBT का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को निवासी, मोरक्को कहाँ पर है, तो अफ्रीका में, ठीक है, लिख लीजिएगा छोटा सा, मोरक्को निवासी अफ्रीका, इब्न बतूता कब आता है, तो 1333 ईस्वी में भारत आता है। 1333 ईस्वी में भारत आता है, लिख लीजिएगा। 7000 किलोमीटर की यात्रा करके, 7000 किलोमीटर की यात्रा करके, ठीक है। इब्न बतूता, इसका देखिए ये लाइन जैसे आई है, तो इब्न बतूता के ग्रंथ का नाम, ठीक है, समझिएगा आप चीज़ों को, कि ग्रंथ का नाम क्या होता है, रेहला। इसके ग्रंथ का नाम क्या होता है, रेहला। समझ लीजिएगा इसके यात्रा का जो पूरा वृत्तांत है किसमें निहित है, इसकी पुस्तक का नाम होता है रेहला, इसी में पूरा निहित है, ठीक है। उसके बाद इसके ग्रंथ का नाम क्या हो जाएगा, रेहला, लिखेगा। MBT ने इसको, किसको, MBT इब्न बतूता को MBT ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया, दिल्ली का काजी नियुक्त किया, दिल्ली का काजी नियुक्त किया, ठीक है। 8 वर्षों तक, 8 वर्षों तक कार्य किया इसी के पद पे, ठीक है। काजी किसे बोलते हैं आपको सारी चीज़ें हमने समझा दी है, इसको आप लिखेगा। तब तक हम थोड़ा सा इसमें पेट्रोल डाल देते हैं ना, क्योंकि इसको भी दवा चाहिए आगे चलने के लिए। आप ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे की बात करते हैं। चलिए भाई, नोट हो गई सारी चीज़ें, है ना। कल हमने पूछा भी था भाई कि जो है उलूग खां उपाधि किसकी थी, तो किसी साथी ने हमारे जवाब नहीं दिया है उसका। चलिए कोई बात नहीं है, हम उम्मीद भी नहीं करते हैं कि, हाँ हमें भी लगता है कोई देखता नहीं होगा, लेकिन क्या है, जो हमारा फ़र्ज़ है वो तो हम कर ही रहे हैं। देखना ना देखना आपका काम है, जो लोग देखते रहेंगे वादा है आपका इन सब चीज़ों में जिसमें हमारी पकड़ ज़्यादा अच्छी है, उन सब चीज़ों से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आप चीज़ें जब देखेंगे तो खुद ही आपको समझ में आएगा। हाँ देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि कौन से पेपर में आता है या नहीं आता है, तो देखिए आप हमारी बात मत मानिएगा। जब आप कोई भी पेपर देंगे, जो लोग दे चुके हैं, जो लोग पेपर में बैठेंगे, जब पेपर उनके सामने आएगा तो उनको खुद ही समझ में आएगा चीज़ें कैसी हैं, कैसी चलती हैं, ठीक है। एक इसमें और लिख लीजिएगा कि 1948 ईस्वी में इसको जो है चीन का राजदूत नियुक्त किया जाता है, चीन का राजदूत नियुक्त किया जाता है।
अब थोड़ा सा आप धैर्य बना के रखेंगे तो जितनी भी सारी चीज़ें हमने कही हैं कि इसको रक्त पिशाचु, अभागा, स्वप्नशील, पागल, बादशाह, मूर्ख, शासक क्यों कहा गया है, तो अभी हम इसके बारे में 5 चीज़ों की बात करेंगे। और उन 5 चीज़ों में ये सारे जितने नाम हमने लिए हैं सारे नाम आपको कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, बस आप घबराना नहीं है, शांति से पढ़ना है। तो इब्न बतूता की बात कर रहे थे हम ना, तो लिख लीजिएगा 1948 ईस्वी में इब्न बतूता को चीन का राजदूत नियुक्त किया जाता है। ठीक है, चीन का राजदूत नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ये चीज नोट हो गई ना सबकी। 1948 ईस्वी में इसको चीन का राजदूत नियुक्त किया जाता है। देखिए 15 मिनट हो गए हैं और ज़्यादा लंबी क्लास मजबूरी है हमारी, नहीं तो हमको क्या दिक्कत है, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितना भी चलना है चलने दीजिए, लेकिन अभी छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ना है हमें, है ना। तो ठीक है, ये चीज़ कन्फर्म हो गया, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगली चीज़ हमने बात की थी कि इसके जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं उनका नाम होता है निज़ामुद्दीन औलिया। नाम क्या होता है? निज़ामुद्दीन औलिया। और निज़ामुद्दीन औलिया सर्वधर्म मतलब सभी धर्मों को बराबर मानने वाले संत थे। ठीक है, कोई भी धर्म में वो भेदभाव नहीं करते थे। इसी कारण भाई इनका आध्यात्मिक गुरु थे इनके, और बहुत ही अच्छा शिष्य था, बहुत ज़्यादा मानता था निज़ामुद्दीन औलिया के। और भाई वो कैसे थे कि किसी भी धर्म में वो भेदभाव नहीं करते थे। देखिए, जब आप जिसके साथ रह रहे हैं, जो आपका गुरु है, आप गुरु के आज्ञा से चलेंगे ना, क्योंकि देखिए अभी जब इसने क्या किया, अपने गुरु के कहने पर जो है निज़ामुद्दीन औलिया का ही पूरा प्लान था, लकड़ी का जो महल बनवाना, उसमें गयासुद्दीन तुगलक को बुलाना, उसके बाद उसकी मृत्यु वहीं पर हो जाती है। पीछे की चीज़ें बात कर चुके हैं। तो जब ये अपने पिता को मार देता है निज़ामुद्दीन औलिया के कहने पर, तो अब आप सोच लीजिए ये क्या नहीं करेगा उनके कहने पर, है ना। तो क्या होता है, निज़ामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु थे इसके। तो इसने क्या हुआ, फिर इसने जो है हिंदू त्योहारों में भाग लेना शुरू कर दिया। ठीक है, क्या किया इसने? हिंदू त्योहारों में भाग लेना शुरू कर दिया। 1 मिनट जरा सा भी रुकिएगा, 2 मिनट के लिए बस। चलिए 1 मिनट यार। चलिए बात करते हैं। ठीक है, जब गुरु जी इसके धर्म में किसी भेदभाव नहीं करते थे, तो भी इसने भी क्या किया कि इसने भी जो है सबसे पहले क्या किया, हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों को जो है बराबर पदों पर नियुक्त किया। जो उसके सरकारी पदों पर उसने नियुक्ति चालू कर दी। अभी तक क्या था, देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो हिंदू लोग थे उनको हटा दिया था, है ना, केवल मुस्लिमों को इसने भर्ती किया और हिंदुओं को हटा दिया। उसी तरह क्या किया इसने, ये कोई भी धर्म में भेदभाव नहीं करता था, इसने हिंदू मुस्लिम दोनों लोगों को सरकारी पदों पर नियुक्त किया। उसके बाद इसने क्या किया, ये जो था मोहम्मद बिन तुगलक हिंदू त्योहारों को बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाता था। जैसे दीपावली है, होली में है, दे डीजे बजने दे, ये है ना, करके बढ़िया डांस वांस करता था कस के। तो फिर भाई अच्छे से मनाता था। होली में क्या है, हमारे यहाँ डीजे बज जाता है 1-2 दिन पहले से, चलने दे फिर, है ना। उसी तरह इसका भी था भाई, आराम से भांग वांग होली में मिलती ही है, हमारे यहाँ कोई दिक्कत होती नहीं है। तो उसी तरह इसने भी भाई जो हिंदू त्यौहार थे, होली, दीपावली, दशहरा, होली में आता था तो मिठाई वगैरह, दीपावली में मिठाई वगैरह, बढ़िया इसने हिंदू त्यौहार धूमधाम से मनाने शुरू किया। अब भाई जब इसने धूमधाम मनाने शुरू कर दिए तो बर्नी इसको क्या बोलता है, ठीक है, बर्नी लिखता है, बर्नी जी इतिहासकार थे, उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, इसको कहा माली कहा है, जुल्हा कहा है, माली, जुल्हा, रसोइया। ठीक है, 3-4 नामों से इसको बुलाया है। कब बुलाया है? जब इसने हिंदू त्योहारों पे भाग लेना शुरू किया। और क्या किया, जो है रसोइया कहा, उसके बाद इसने नाई इसको बुलाया है, छिछोरा भी बुलाया है, छिछोरा। 5 नाम बर्नी ने इनको दिए। क्या क्या नाम दिए? माली कहा, जुल्हा कहा, रसोइया, नाई और छिछोरा कहा है। कब ये सारी चीज़ें कही? जैसे कहिएगा कि बर्नी ने किसको माली, जुल्हा या रसोइया, एक भी प्रश्न आ गया, छिछोरा कह के संबोधित किया है, तो किसको किया है? मोहम्मद बिन तुगलक को संबोधित किया है। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही ना। कब संबोधित किया? जब इसने हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों को पद पर नियुक्त किया, किस सरकारी पदों पर नियुक्त किया। उसके बाद इसने क्या किया, ठीक है, दोनों लोगों को सरकारी पदों पर नियुक्त किया। उसके बाद हिंदू त्योहारों को धूमधाम से मनाना शुरू किया। तो इन सब नामों से संबोधित किया गया बर्नी ने। ठीक है, ये इतनी सारी चीज़ें लिखते हैं।
फिर अब हम बात करने वाले सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों की, जहाँ से हमारे क्वेश्चन बनना शुरू होते हैं। यहाँ से भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं फालतू हैं। देखिए पागल तो है नहीं जो हम चिल्ला रहे हैं, तो आप चीज़ों को समझिएगा। ठीक है, अब लिखिएगा, क्या लिखेंगे हम? प्रथम ऐसा शासक, लिखिएगा दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा शासक, प्रथम ऐसा शासक था। भाई साहब याद रखिएगा, अभी तक जो शासक थे वो इन त्योहारों में बराबर हिस्सा ही नहीं लेते थे। दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा शासक जिसने हिंदू त्योहारों, ठीक है, हिंदू त्योहारों जैसे लिख लीजिएगा होली, दीपावली, दशहरा, होली, दीपावली, दशहरा, होली, दीपावली, दशहरा को धूमधाम से मनाता था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा सुल्तान जो हिंदू त्योहारों को धूमधाम से मनाता था, तो MBT, ठीक है। लिखिएगा प्रथम ऐसा सुल्तान जिसने हिंदू व मुस्लिमों को सरकारी पदों पर नियुक्त किया, ठीक है। यह किसी धर्म में भेदभाव नहीं करता था, नियुक्त किया, ठीक है। यहीं पर लिख लीजिएगा बर्नी ने इसको माली, जुल्हा, क्या क्या संबोधित किया है? माली, जुल्हा, नाई, छिछोरा व रसोइया कहा, ठीक है, व रसोइया कहा, ठीक है। चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं ना भैया? कोई भी दिक्कत हो तुरंत बताइएगा, है ना। आप सब लोग हमसे बड़े हैं, हमें पता है ना। अभी तो हमारी उम्र भी इतनी ज़्यादा हुई नहीं है, ठीक है। बर्नी ने इसको क्या क्या कहा है? माली, जुल्हा, रसोइया और नाई, छिछोरा, इन सब शब्दों से पुकारा है। और क्यों पुकारा है? पहले देखिए, इतिहास पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है आपको हम बता दें, कोई भी चीज़ होती है तो वह क्यों होती है ना, वो चीज़ें जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आप नोट करिएगा, फिर आगे बात करते हैं इसकी। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की और बात करेंगे, फिर आज क्लास को करेंगे समाप्त, है ना भैया। अभी जो है थोड़ा हमारा पेपर वगैरह लगा हुआ है, 1-2 हिंदी के BA है, तो उसी में थोड़ा पढ़ लिख लें यार, फिर करेंगे। अब हिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद आप बताइएगा कौन सा टॉपिक शुरू करना है। हम तो सोच रहे हैं फिर से एक बार नदियों में आपको धूमधाम तरीके से पढ़ाते हैं नदियाँ, या जियोग्राफी में शुरू करेंगे। तो बर्नी ने इसको क्या क्या कहा, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक है। देखिए फिर कल या इसके पहली वाली क्लास में हमने बात की थी कि यह बुद्धिवाद दर्शन का उपासक था, है ना। किस दर्शन का उपासक था? तो बुद्धिवाद दर्शन का उपासक था। इसी कारण इसके दो दरबार में 2 मुनि रहते थे, एक राजशेखर और एक जिनप्रभ सूरि। कौन से 2 मुनि रहते थे? आपसे पूछा जाएगा सवाल, ऐसे पूछा जाएगा कि राजशेखर व जिनप्रभ सूरि मुनि, जिनप्रभ सूरि जो मुनि थे वो किसके दरबार में थे? तो MBT के दरबार में रहते थे। देखिए उन्हीं दोनों लोगों से प्रभावित होकर, किसके? राजशेखर से और जिनप्रभ सूरि से प्रभावित होकर इसने क्या किया? सती प्रथा पर रोक लगाई, सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? अकबर का पूर्वगामी या दिल्ली सल्तनत का अकबर। आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत में सल्तनत कालीन अकबर किस शासक को कहा गया है? तो MBT को कहा गया है। आज तो गला भाई पूरा बहुत बैठ गया है, तो ठीक है चलिए जल्दी से चीज़ें आपको लिख देते हैं। समझ में आ गए ना? अब केवल आपको लिखना है, समझना है। लिखिएगा MBT बुद्धिवाद दर्शन का उपासक था, बुद्धिवाद दर्शन का उपासक था, ठीक है। लिखिएगा इसी कारण इसके दरबार में
ये चीज़ें आपको हमने समझा दी हैं, अब शॉर्ट करके लिखते हैं केवल चीज़ों को, ठीक है। हिलना मत भाई। इसके दरबार में दो मुनि, कौन कौन से वो दो मुनि कौन थे वो? एक इधर आ जाएंगे, एक इधर आएंगे। एक लिखेगा राजशेखर, और दूसरे थे जिन प्रभसूरी, जिन प्रभासूरी या प्रभसूरी, जैसे अभी आपको अच्छा लगे, ठीक है। इन्हीं दोनों लोगों से प्रभावित होकर इसने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया गया था, लिख लीजिएगा। इन दोनों लोगों से प्रभावित होकर सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया, रोक लगाने का प्रयास किया, रोक लगाने का प्रयास किया, ठीक है, लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको कि इसी कारण इसको क्या कहा गया है? अकबर का पूर्वगामी, लिखिएगा। अकबर का पूर्वगामी या सल्तनत या सल्तनतकालीन अकबर कहा गया है। दिल्ली सल्तनत या सल्तनतकालीन अकबर कहा गया है, ठीक है। चीज़ें आपको सारी समझ में आ गई ना। देखिए, इसी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा जो है दिल्ली सल्तनत का विस्तार भी बहुत ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा बिखराव भी इसी के शासनकाल में होता है। वह कैसे होता है आपको आगे चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो एक पॉइंट लिख लीजिएगा चाहे तो आप, कि इसी के शासनकाल में। चलिए हम लिख देते हैं, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई ना। अब साफ करते हैं, अब लास्ट पॉइंट हम लिख के जाएंगे, क्लास समाप्त होगी इसके बाद, और भी जो बाकी सारी चीज़ें होंगी आपको समझ में आ जाएगा कल, ठीक है। लिखिएगा इसी के शासनकाल में, मतलब इसके शासनकाल में लिखिएगा। इसी के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार व सर्वाधिक बिखराव हुआ। सर्वाधिक बिखराव हुआ, ठीक है। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये चीज़ें आपको कल समझ में आ जाएंगी। तो ठीक है भाई, अब क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। यदि आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आगे भी पहुंचाइएगा। नया अंदाज शुरू हो गया अब क्लास लेने का, ठीक है। और अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आगे पहुंचाते रहिएगा, और ज़्यादा अच्छी लगती हैं तो फिर ये भी करिएगा, ठीक है। फिर कल मिलेंगे अपनी नई क्लास में। जो भी गलतियाँ हुई हों आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उन पर सुधार करेंगे, ठीक है। फिर आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, कल मिलेंगे अपनी नई क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।